इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है। अब देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है, x² - 5x + 4√x + 3। अब इसमें देखिए आपके पास यहाँ पर जो x है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर एक्चुअली में 1/2 है। और पॉलिनोमियल के अंदर जब भी कोई हम वेरिएबल लेते हैं तो उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, उसकी पावर हमेशा या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव इंटीजर होगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई और पावर होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर पावर क्या थी, हाफ थी। तो इसका मतलब ये है कि ए वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी वाले ऑप्शन में क्या कहा गया है, x⁻³ अब 3/2 देख के पता चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहीं से ही पता चल गया कि इसकी पावर तो फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में पावर पॉसिबल हो नहीं सकती है। इसके साथ साथ हमारे पास सी ऑप्शन में दिया गया है √x + 1/√x। आप इसको अगर सही से इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1/2 और इसकी पावर कितनी है, ये है x⁻⁻² तो दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि पावर तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। और डी वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है, √2x² - 3√3x + √6। इसमें आप देखेंगे तो अगर आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर हमेशा एक इंटीजर है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर जो वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट है, वो रूट में आ रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका वेरिएबल रूट में आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आपका कोफिशिएंट अगर रूट में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोफिशिएंट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के लिए कंडीशन है कि उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप √x लेते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, फिर वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप √2 लेते हैं तो वो पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि कोफिशिएंट रूट हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया √3x² - 2√3x + 5। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कोफिशिएंट्स है वही रूट में है, उसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं वो रूट में नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि इसके सारे वेरिएबल्स की पावर क्या है, इंटीजर, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। इस केस में देखिए वेरिएबल्स की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और साथ में जो कोफिशिएंट्स हैं वही रूट में है। यहाँ पर देखिए इसमें भी आप नोटिस करेंगे ना तो x³ x⁻², x⁻1 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। तो सब में आप देखेंगे कि वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। लास्ट केस के अंदर आप देखेंगे तो ये x + 3/x। 3/x का मतलब क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया है x + 3/x। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x + 3 × x⁻⁻1। और जैसे ही आपकी पावर नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। और इसमें कहा क्या गया था, हमें यह बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, कौन सा इनमें से पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल है x² - 2x - 3। तो इसके हमें जीरोज बताने हैं कि क्या क्या होंगे। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, x² - 2x - 3। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से बोल सकते हैं ना कि अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करें तो इसके जीरोज अपने आप आ जाएंगे हमारे पास। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई 2 नंबर होने चाहिए जिनका सम क्या होगा, इस मिडिल टर्म के इक्वल, और साथ में जिनका प्रोडक्ट होगा इसके कोफिशिएंट और इसके ये कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, दैट इज 1 × -3 विच इज -3। तो आपके पास ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिनका सम तो -2 हो और प्रोडक्ट -3 हो। जब भी हम बात करते हैं ना कि कोई भी 2 नंबर उनका प्रोडक्ट -3 हो, इसका मतलब एक टर्म तो पॉजिटिव होगा, एक टर्म नेगेटिव होगा। अब प्रोडक्ट -3 होने का मतलब क्या है कि एक टर्म ऑब्वियस सी बात है 1 होना चाहिए और दूसरा टर्म क्या होना चाहिए, 3। बट हमने यहाँ पर माइनस को 3 में क्यों लिखा, हम ये भी तो बोल सकते थे ना कि -1 होना चाहिए या +3 होना चाहिए। वो इसलिए हमने यहाँ पर -3 लिखा क्योंकि सम हमने देखा था कि नेगेटिव आ रहा है। अगर सम नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास हायर टर्म है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेगेटिव हम लोअर टर्म नहीं ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा और ये पॉसिबल होगा।
इतना क्लियर हो गया। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहा और बाकी का ये माइनस का 3 एज इट इज़ रहा। उसके अलावा बाकी के जो दो टर्म्स हैं वहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस का 3x हो गया और ये प्लस का 1x हो गया। ठीक है, इसको मैं -3 यहाँ लिख देता हूँ। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या हम लेंगे, x कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप x कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, x - 3। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन ले लो बस। तो यहाँ पर ये बचेगा x - 3। दोनों ही केस में हम x - 3 कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा x - 3 और बाकी का क्या बचेगा। अगर x - 3 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास x - 3 और x + 1 है। अगर आपको जीरोज निकालने तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दीजिए। जैसे ही आप 0 से इक्वेट करेंगे तो या तो ये टर्म 0 के इक्वल होनी चाहिए या तो फिर आप इस टर्म को 0 से इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आ जाएगा x = 3 और यहाँ से आ जाएगा x = -1। सो बेसिकली आपके जो जीरोज हैं वो -1 और 3 आ गए। इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या था, -1 and 3, -1 and 3 सी ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या हो गया, सी। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - √2x - 12r। इसके हमें जीरोज निकालने हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे। देखिए इसमें क्या होता है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यहीं पर डर जाते हैं कि भाई इसके अंदर एक टर्म तो हमारा क्या हो गया, इरेशनल आ गया, x² - √2x - 12। ठीक है, अब हर कोई ये सोचेगा कि भाई अगर आप देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी हम करेंगे तो सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए -√2 और साथ में प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए -12। अब हम ऐसे कौन से दो नंबर ला सकते हैं जिसमें सम √2 आए, क्योंकि अगर आपको इरेशनल नंबर चाहिए तो वो दोनों नंबर में क्या होना चाहिए, √2 आना चाहिए ताकि उन दोनों का सम भी किया जा सके। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि भाई 2 + √2, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। या तो आपके पास ऐसा हो 6√2, 5√2, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो ही पॉसिबल हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर प्रोडक्ट आप देखते हैं तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट में आपको 3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 12 आएगा। इतना क्लियर है। लेकिन इसमें यह भी दिक्कत है कि अगर आप इसको ऐसा लिख देंगे 3√2 और यहाँ पर 4√2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते के साथ ही हो क्या जाएगा कि इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 4√2। तो ये 3 × 4 हो गया 12 और साथ में जो √2 × √2 हो गया 2 विच इज़ 24। तो 24 तो यहाँ प्रॉब्लमेटिक टर्म आ गया। तो आपको थोड़ा सा और चेंज करके देखना है। आप एक काम करिए, 4 मत लीजिए, यहाँ पर लीजिए 3√2 और साथ में इस जगह ले लीजिए 2√2, ऐसा करके देखिए। ठीक है, अब इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको पता चलेगा कि इनमें से अगर आप इसको माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं, तो आपका जो सम है वो भी -√2 आएगा, क्योंकि माइनस का 3√2 प्लस का 2√2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -√2 आएगा ना। ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सम आएगा वो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, -√2। अब पॉइंट ये आता है कि आप ये चीज़ सोचेंगे ना कि भाई हमने किस तरीके से ऐसा सोच लिया कि भाई ये 3√2 होगा और ये 2√2 ही होना चाहिए। अब मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। मैंने क्या किया, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो था वो 12 देखा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर दोनों में √2 आना चाहिए। अगर हम 3 के अंदर √2 इंक्लूड कर देंगे तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि इसमें से √2 कम हो जाए। भैया अगर आप इसमें √2 इंक्रीज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आप √2 डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप 4 को √2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि यहाँ पर अगर सम हमें इतना चाहिए तो एक टर्म नेगेटिव होना चाहिए और एक टर्म पॉजिटिव, तो इस तरीके से ये टर्म आया। तो एक्चुअली में मैंने सबसे पहले ये सोचा था, फिर यहाँ से इस टर्म को बनाया था। अब अगर आप ये चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसमें बस ये है कि आपको प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस के बाद अपने आप सॉल्व करना सीख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि हमने वो दो नंबर तो चूज़ कर लिए। अब हमें करना क्या है, इन दोनों नंबर के सिलेक्शन के बाद हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना है कि क्या आएगा। देखिए ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा x², लेकिन जो माइनस का √2 है उसमें क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा माइनस का 3√2x और साथ में क्या हो जाएगा प्लस का 2√2x और बाकी का बचा कितना, -12। तो अब आप इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, x कॉमन हो गया
तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, x माइनस 3√2। ठीक है, अब आप देखिए क्या इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। क्या आप 2√2 कॉमन ले सकते हैं? अगर आप 2√2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा x, और इधर कितना आएगा, इधर आप देखिए अगर 12 को आप 2√2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर आप 2√2 कॉमन ले रहे हैं तो आपको मतलब ये 12 को 2√2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना आता है, 12 डिवाइडेड बाई 2√2, तो ये हो गया 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 6/√2। अब आप 6/√2 को बताइए कितना आता है, 6/√2 हो जाएगा 3√2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि ये 3√2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये आना चाहिए 3√2। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर भी x माइनस 3√2, यहाँ पर भी x माइनस 3√2, तो इसको आप ओवरऑल कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें बाकी का बचा क्या, इधर से आपने x माइनस 3√2 कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास सिर्फ x, इधर से आपने x माइनस 3√2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा 2√2, तो ये प्लस 2√2। और उसमें पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके जीरोस क्या होंगे, तो इसके जीरोस निकालने के लिए इसको जीरो से इक्वेट करके देखिए। जब आप इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये वाला टर्म आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3√2। ठीक है, अब आप इसको अगर जीरो से इक्वेट करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2√2। तो ओवरऑल x की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गया 3√2 और एक आ गया माइनस 2√2। ये हमारे जीरोस हैं, दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हो गया? अगर आपका ये पार्ट क्लियर हो चुका है तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा 3√2 एंड माइनस 2√2। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। तो यहाँ पर भी 5√2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी बड़े ध्यान से सॉल्व करना है हमें। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई करके देख सकते हैं। आप इसको अगर आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया था कि नहीं आया था। अदरवाइज मैं वैसे भी आपको सॉल्व करके बता ही रहा हूँ, तो अगर आप करना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं कि ताकि उनको स्प्लिट कर पाएँ। किस तरीके से, ताकि उन दोनों नंबर का जो सम हो वो 5√2 आए, और साथ में उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, दैट इज़ 4 इंटू माइनस 3, दैट इज़ माइनस 12। अब ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? लास्ट केस में हमने देखा था ना कि 3√2 और 2√2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, माइनस का 12। ठीक है, मतलब 12 आता है। अब प्रॉब्लम यह है, ये यहाँ पर ये है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये सम कितना आ जाएगा, 5√2। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इन दोनों का सम करेंगे इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, माइनस का 12। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट -12 ला सकते हैं। अदरवाइज प्रोडक्ट -12 आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हम ये नंबर तो ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर पॉसिबल हो सकता है क्या? आप सोचिए, कोई और नंबर पॉसिबल हो सकता है कि जिसका सम कितना हो, 5√2 होना चाहिए। अगर आप एक चीज़ बताइए, सपोज हमारे पास क्या था, 6 इंटू 2, ये भी तो 12 होता है ना। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर 6√2 कर दूँ, इधर मैंने अगर √2 इंक्रीज कर दिया तो इसको मुझे √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, इधर √2 ऐड कर दिया, इसको √2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक को हमने ऐड किया, मतलब मल्टीप्लाई किया है, तो एक में हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, ताकि हमारे पास √2 के टर्म्स में दो अलग अलग हमारे पास जीरोस आए या दो अलग अलग टर्म्स आए। तो आप देख रहे हैं 6√2 और √2, इन दोनों के भी अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो आपके पास प्रोडक्ट -12 आ सकता है। ऑल्दो इन दोनों का भी मैंने पॉजिटिव लेके दिखाया है, अदरवाइज अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि इनमें से एक नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगर आप -√2 लेंगे इसको और इसको +6√2 लेंगे तो आप देखते हैं कि इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हो जाएगा 5√2, और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म हमारे लिए सुटेबल हैं। तो अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में इस तरीके से लिख सकते हैं, 6√2x माइनस का √2x माइनस 3, और ये हो गया 4x²। इतना क्लियर है? अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो ये कितना आएगा। देखिए x के साथ साथ वैसे आप 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 के अलावा और भी दूसरी टर्म है उसको भी कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए 2 को कॉमन ले लिया आपने, या मान लीजिए 2√2 ले लिया आपने कॉमन,
तो बाकी का बचेगा क्या? जैसे आप 2√2 कॉमन लेंगे तो 4 को अगर आप 2√2 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली में आपके पास सिर्फ √2 बचेगा, और x में से यहाँ से x² में से एक x आपने बाहर ले लिया था, तो यहाँ पर बचा सिर्फ x। अब इधर देखिए, इधर आपने क्या करा, x को भी कॉमन ले लिया, √2 को भी कॉमन ले लिया और साथ में 2 भी कॉमन लिया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ बचेगा कितना, सिर्फ 3 बचेगा। बाकी √2 भी चला गया, x भी चला गया और 6 में से 2 भी चला गया, बचा सिर्फ 3। तो ये हो जाएगा √2x प्लस 3। ठीक है, इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2x प्लस 3। इतना क्लियर है? अब इसमें √2x प्लस 3 और √2x प्लस 3 दोनों को कॉमन लेके देखिए, √2x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ गया। जब इसमें से ये कॉमन आ गया तो बचा कितना, ये टर्म बचा, तो ये हो जाएगा 2√2x, और इसमें क्या बचा, ये टर्म विच इज़ -1। ठीक है, तो इसको हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये कितना आ गया। अगर आप इसको टोटल टर्म को 0 से इक्वेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये √2x प्लस 3, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, और साथ में अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2x -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2√2। इतना आंसर है। तो आपके पास जो जीरोज आए हैं वो ये दोनों टर्म्स हैं, -3/√2 और ये 1/2√2, ये हमारे पास जीरोज हैं। तो इसके अंदर आंसर क्या था, द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर, यहाँ पर है 3/√2 और साथ में ये कितना है 1/2√2। अच्छा 1/2√2, अच्छा इसको आप एक काम करिए, रेशनलाइज कर लीजिए, क्योंकि रेशनलाइज करके शायद से, क्योंकि डिनोमिनेटर में कहीं पर भी √2 नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको अगर आप रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा 2 और ऊपर वाला न्यूमरेटर हो जाएगा √2। इस केस में भी अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 × 2 दैट इज़ 4 और ऊपर क्या आ जाएगा √2, तो ये आपके पास जीरोज आ जाएंगे। तो एक्चुअल में ये आपके जीरोज आएंगे। अगर आप इसको इक्वेट करके देखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। हम ये बोल सकते हैं कि 5th वाले क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर, इसमें भी हमें जीरोज ही निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो टर्म दी गई है वो 1/6 के फॉर्म में दी गई है। ठीक है, तो अब आप इस पॉलिनोमियल के अगर जीरोज निकालने जाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में x² + 1/6x - 2 ये हो गया। ठीक है, तो आपके पास अगर आपको जब जीरोज निकालने हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको दो टर्म ऐसे लेने पड़ेंगे जिनका जो सम होगा वो हो जाएगा 1/6 और साथ में उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा -2। इतना क्लियर है? ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं कि जिनका सम 1/6 हो लेकिन प्रोडक्ट -2 हो? आप खुद सोचिए। अगर आपको 1/6 लाना है तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब आपको डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 1/3 और 1/2 अगर आप लेते हैं तो आप देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। ऑल्दो यहाँ पर तो 1/6 होना चाहिए, तो ऐड करने के बाद तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, एक काम करिए 1/2 - 1/3 करके देखिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 - 2/6 विच इज़ 1/6। तो 1/6 तो आ रहा है अगर आपके पास 1/2 और -1/3 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट -2 नहीं आएगा। अब प्रोडक्ट -2 नहीं आएगा तो कैसे हम करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि इसमें ये थॉट आता है ना कि भाई हमारे पास ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट -2 एटलीस्ट -2 आना चाहिए। अब -2 में ऐसा क्या किया जाए, एक और तरीका है कि अगर आप सोचिए आपके पास यहाँ पर 1/6 होता, ठीक है, एक टर्म आपके पास 1/6 होता, या एक काम करते हैं यहाँ पर आपके पास एक टर्म होता 3/6 और साथ में, लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप 3/6 और 2/6 ले लेंगे तो वही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फिर वही प्रॉब्लम करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका पता है क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इसको इस तरीके से सोचिए ही मत। अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है, मतलब एग्जामिनर को दिखाना है कि किस तरीके से किया है, उसके अलावा आप रफ में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे, सपोज आपके पास यहाँ पर इक्वेशन थी x² + 1/6x + -2 = 0। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे 6x² + x - 12 = 0, ऐसा भी लिख सकते हैं ना।
उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको करना है क्या है, जब आपको इसको सॉल्व करना है तो एक्चुअल में आपके पास कौन से पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, एक्चुअल में आपके पास इसको जीरो से ही तो इक्वेट करना है। आखिरी में आप जीरो से इक्वेट करेंगे तभी आपके पास नंबर आएगा। तो आप एक काम करिए ना, इस पॉलिनोमियल को चेंज कर दीजिए। तो आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए 6x² प्लस एक्स माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 से कैंसिल आउट, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x² प्लस एक्स माइनस 12। राइट साइड पे अगर आप 0 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बचेगा। अब देखिए आपके पास जो पॉलिनोमियल यहाँ पर आया है, जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसमें आपको करना क्या है, ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिसका सम कितना होगा +1, लेकिन जिनका प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर 6 × 12, 12 6 कितना हो गया 72, तो यहाँ पर माइनस का 72 है। अब आप देखिए इसको आप कर सकते हैं डायरेक्टली। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब पॉइंट ये आता है कि -72 ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट -72 होगा। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनका सम तो +1 हो और साथ में जो मल्टीप्लीकेशन है वो -72 हो। ठीक है, तो करना क्या है कि यहाँ पर आपके पास जब इतने बड़े नंबर आते हैं ना, तो मैंने आपको वैसे एक आध क्वेश्चन में पहले भी बताया हुआ है कि जब आपके पास इतना बड़ा नंबर आए, अच्छा पहले ये टर्म को हटा देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास प्रोडक्ट इतना बड़ा है तो इसके एक काम करिए, फैक्टर करके देख लीजिए। 72 के अगर आप फैक्टर करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो गया 36। आप इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो गया 18, अगेन 2 तो ये हो गया 9, फिर उसके बाद आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 और फिर उसके बाद 3। ठीक है, तो आपको पता चला 2⁻³ और साथ में 3⁻², मतलब यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए। अगर आप इसके अंदर इसको आप बोल सकते हैं ये 8 हो गया और ये हो गया 9। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि 9 और 8 ये सुटेबल फैक्टर्स लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 1 का आ सकता है। इसका मतलब अगर आप इसको प्लस का 9 और माइनस का 8 ले लेंगे फैक्टर तो भी आपके लिए सुटेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का जो सम होगा वो आ जाएगा +1 और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाएगा -72। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं प्लस के 9x में और साथ में माइनस का 8x में, और बाकी का बचेगा -12 और यहाँ पर बचेगा 6x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखिए 3 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने 3 भी कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा 3। इस केस में देखिए माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ पर 4 भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा x और साथ में 4 आपने कॉमन ले लिया तो ये 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, ये हो गया 4, यहाँ पर कॉमन ले लिया तो ये 3 हो गया। इतना क्लियर है। अब 2x + 3 2x + 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम 2x + 3 ओवरऑल कॉमन ले सकते हैं। तो इस केस में क्या बचेगा, जैसे आपने 2x + 3 बाहर ले लिया तो बचेगा यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2x + 3 बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2x + 3 और 3x - 4 ये है इक्वल टू 0। इंडिविजुअल टर्म जब 0 के साथ आप इक्वेट करके देखेंगे तो एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि 2x + 3 इज इक्वल टू 0 विच इज x इज इक्वल टू -3/2। ये आपका एक रूट आया। इसके साथ साथ यहाँ पर इसको अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0 विच इज x इज इक्वल टू 4/3। तो आपके पास एक्चुअली में जो जीरोज आए हैं वो है -3/2 और साथ में 4/3, ये आपके जीरोज हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो आंसर है वो क्या इतना ही आ रहा है। यहाँ पर कितना था, -3/2 और 4/3, तो ये ऑप्शन सिर्फ बी ही आ रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये था कि आप इससे करने की कोशिश करिए, लेकिन आपके पास वो जो 2 नंबर्स हैं ना वो आ ही नहीं पाएंगे, तो उसमें ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके फिर हमने इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किया। यहाँ पर पहले एलसीएम लिया हमने, फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, क्या दिया गया है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 7x² - 11x - 2/3 आर। सो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने हर एक टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी दे दी है। तो ये पॉलिनोमियल इसमें क्या कहा गया है, 7x² - 11x/3 - 2/3, इसके हमें जीरोज निकालने हैं। मतलब अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो जो भी वैल्यूज x की आएंगी वही हमारे जीरोज होंगे।
इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि आप करना चाहें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ऐसे दो नंबर सेलेक्ट कीजिए कि जिनका सम कितना होना चाहिए -11/3 और साथ में प्रोडक्ट इन दोनों के जो प्रोडक्ट के बराबर है। या तो एक काम करिए, ऐसे करिए ही मत, पहले तो 3 का एलसीएम ले लीजिए पूरे में। जैसे आप 3 से एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21x², ये हो जाएगा -11x और ये हो जाएगा -2 = 0। 3 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 21x² -11x -2 = 0, क्योंकि 0 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 0 ही देगा। तो ओवरऑल आपके पास अब ये इक्वेशन बची है, इस पॉलिनोमियल को आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए -11 के इक्वल और जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 21 और 2 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, दैट इज -42। अब आप सोचिए कि ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका सम -11 हो और साथ में प्रोडक्ट -42 हो। देखिए -42 का मतलब ये कि एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो आपको करना क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है ना उसके फैक्टर्स निकाल के देखिए। 42 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर आप 7 और 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 21 और 2 इसमें तो कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। अगर आप 3 और 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 और 7 में भी कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर आप 7 और 2, 7 2 14 हो गया, एक 14 बन गया और साथ में दूसरा टर्म क्या बचा 3। इन तीनों फैक्टर में हमने 2 और 7 को कंबाइन करके देखा तो 14 आया और जो बाकी का रिमेनिंग फैक्टर था वो 3 हो गया। तो अगर हम 14 और 3 लेते हैं तो इन दोनों का जो सम है, इनमें से एक टर्म को पहले हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव एक काम करते हैं, जो बिगर टर्म है उसको ले लेते हैं ताकि सम हमारा नेगेटिव आए। तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना हो जाएगा -42, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा -11। इतना क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है कि इसके जो फैक्टर निकाल के ना आपको खुद जज करते रहना है कि कौन कौन से पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर करके देख रहे थे, तो हमने हर एक टर्म का पेयर बना के देखा। पहले 7 और 3 का, तो 7 3 का पेयर बना तो 21, लेकिन बाकी का बचेगा नंबर 2, तो 21 और 2 में तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा। फिर हमने क्या करा, 2 और 3 का भी पेयर बना के देख लिया, दैट इज 6, और बाकी का बचा हुआ 7, उसमें भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा था। फिर हमने 2 और 7 का रिलेशन देखा कि 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बचेगा, जो बाकी का टर्म है वो 3 है। तो 14 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो -11 है। तो इसका मतलब एक को नेगेटिव लेना, एक को पॉजिटिव, उससे हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। तो ये होता है तरीका किसी भी टर्म को सॉल्व करने का। अगर आपके पास कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो ना तो इस तरीके से आप सॉल्व करिए। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम बोल सकते हैं -14x, यहाँ पर इसको स्प्लिट करने के बाद ये हो गया +3x, जो बाकी के टर्म है वो एज इट इज़ रह गई, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो गया 21x²। इसके अंदर आप x कॉमन ले सकते हैं, साथ में आप 7 भी कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा कितना, इधर आ गया 3 और साथ में x आपने बाहर ले लिया तो बचा यहाँ पर x। यहाँ पर आपने 7 बाहर ले लिया, साथ में x बाहर ले लिया, तो बचेगा कितना, सिर्फ 2, और वो भी माइनस का। इस केस में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कि +1 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 3x - 2 दैट इज इक्वल टू 0। 3x - 2 3x - 2 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 3x - 2 कॉमन आ गया। और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बाकी का बचा हुआ टर्म होगा। इस केस में बचा हमारे पास सिर्फ 7x और इस केस में बचा हमारे पास सिर्फ 1x नहीं सिर्फ 1 = 0। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास ओवरऑल पॉलिनोमियल को आपने क्या करा, दो फैक्टर्स के पार्ट्स में, मतलब दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। ये जो दो फैक्टर्स में आपने ब्रेक किया है ना, इसी को इक्वेट करना है आपको 0 में। अगर इस टर्म को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा x = 2/3। अगर इस टर्म को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा x = -1/7। सो ओवरऑल आपके पास 2/3 और साथ में -1/7 दो टर्म आए। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो रूट्स कितने होंगे, तो रूट्स हो जाएंगे 2/3 एंड देन -1/7 प्लस 2/3 एंड -1/7, ये आंसर है। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 में 2/3 और -1/7, 2/3 और -1/7 कितना है, तो यहाँ पर ये हो गया 2/3 और -1/7, ए आंसर है। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर हमें दिया गया है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर।
द सम एंड द जीरोज ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -10 रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो बेसिकली देखिए, अब मैं आपको वो मेथड नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर हमें पहले पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू ये लेकर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड देन उसके बाद प्रोसीड करना है। नहीं, अब हम डायरेक्टली प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि आपके पास जब भी इस तरीके से दिया जाए कि पॉलिनोमियल का जो सम है, सम ऑफ द जीरोज, वो कितना दे दिया गया है, सम ऑफ द जीरोज है 3, और साथ में प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, ये हो गया -10। ठीक है, जब भी इस तरीके से दिया जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ऐसा क्यों होता है, डायरेक्टली आपको पता है कि क्यों होता है, क्योंकि अगर आप कभी भी इसके अंदर ए कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का बी एक्स प्लस सी बाई ए, बी बाई ए और सी बाई ए, और यहाँ पर मैंने प्लस की जगह माइनस लिखना चाहिए था, यहाँ मैंने गलती से प्लस लिख दिया था। एक्चुअली में ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और वो आता कैसे है, वो आपको पता है कि बी बाई ए की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एल्फा प्लस बीटा, और सी बाई ए की वैल्यू होती है अल्फा इंटू बीटा। यहीं से हमने इस इक्वेशन को बनाया है। ठीक है, तब आप बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये हो जाएगा माइनस का 10। अब देखिए, इसका मैं डायरेक्टली जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, इसका मैं आपको प्रूफ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने लेक्चर्स में, बहुत सारे लेक्चर्स में इसका प्रूफ आपको दे दिया था। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब ये कि अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो 8th वाले क्वेश्चन का आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। 8th वाले क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब आपके पास देखिए, यहाँ पर कहा गया है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 एंड -3 इज। एक चीज बताइए, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, मतलब जब भी आपके सामने क्या आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो आप क्या बोलते हैं कि या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा। ठीक है, जब आप इसको जीरो से इक्वेट करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में करते हैं तो ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आता है। राइट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर इस तरीके से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो x की वैल्यू अल्फा और बीटा आती है। लेकिन इसी को हम रिवर्स तरीके से भी सॉल्व तो कर सकते हैं ना। मतलब अगर आपके पास कोई अल्फा और बीटा की वैल्यू दे तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर इन्होंने अल्फा और बीटा की वैल्यू दी कितनी, 5 और -3। तो किसी ने कहा कि भाई आपके पास जो रूट्स हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू है 5 और बीटा की वैल्यू है -3। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका रिवर्स जाना है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अब x माइनस अल्फा निकाल के देखिए, तो ये कितना आ गया, x माइनस अल्फा मतलब x माइनस 5। ठीक है, और साथ में x माइनस बीटा निकाल के देखिए, दैट इज x माइनस -3। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। x माइनस 5 और यहाँ पर ये हो गया x प्लस 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x और -5 मल्टीप्लाई होगा तो -5x, x और +3 मल्टीप्लाई होगा तो +3x, और -5 इंटू +3 कितना हो गया, -15। दैट इज x स्क्वायर -2x -15। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये आंसर कितना होगा, x स्क्वायर -2x -15। तो ये हो गया सी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आंसर है वो सी है। इतना क्लियर हो गया? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अब इसमें भी ये जीरो दिए गए हैं। अब आप देखिए इसके हम किस तरीके से फैक्टर बनाते हैं। कई बार क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए अगर आपके पास x इज इक्वल टू क्या है, अल्फा, और x इज इक्वल टू बीटा, ये जीरोस हैं, तो इसी से आप प्रोसीड करना शुरू करते हैं ना। इससे आप क्या करते हैं, एक टर्म बनाते हैं x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और साथ में x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है। ऐसे ही होता है। अब इसमें देखिए आपके पास x इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपके पास 3/5, और साथ में बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/2। ये आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं। तो आपको करना क्या है कि इससे आपको टर्म बनाना है। तो एक काम करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x, साथ में क्या हो जाएगा ये 3, और यहाँ पर ये कितना हो गया, -1/2 था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x, और ये हो गया -1।
ये 3 इधर आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि आपके पास दो टर्म क्रिएट हो गए, एक ये टर्म है और साथ में ये दूसरा वाला टर्म है। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी आप वैल्यू निकाल के देखिए कितना आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी यहाँ पर 5 इंटू 2, मतलब ये हो गया 10x स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस का 6x, और ये हो जाएगा प्लस का 5x, और ये हो गया माइनस का 3। तो इसको ओवरऑल आप सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 10x स्क्वायर माइनस 6x, और ये हो जाएगा माइनस का x। सो एक्चुअली में ये माइनस का x होगा और ये माइनस का 3 होगा। तो सो ओवरऑल आपका आंसर कितना आएगा 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ये आपका आंसर है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस वन। तो यहाँ पर 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर है 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 और ऑप्शन डी में दिया गया 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। इतना क्लियर हो गया। तो इसका ऑप्शन आपका डी आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 में ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125 आर। ये नहीं बोला है कि इसमें क्या पॉलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं, सिर्फ मतलब क्या वैल्यू निकालनी है वो नहीं पूछा गया है, सिर्फ उनका बिहेवियर पूछा गया कि दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा या दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखिए पहले हम पॉलिनोमियल को लिखकर देखते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125। मेरे को आप एक सिंपल चीज़ बताइए। पहली बात तो इसके अगर आपके पास सपोज अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस का 88, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, ये हो जाएगा 125। इतना क्लियर है। अब खुद सोचिए कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन आपका प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब या तो अल्फा और बीटा दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। अब आप खुद सोचिए कि अगर अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होते, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो इनका सम कभी भी माइनस 88 नहीं आता, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब बची सिर्फ यही पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अल्फा भी नेगेटिव होगा और साथ में बीटा भी नेगेटिव होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आपको अगर कोई डाउट हो रहा हो तो मैं आपको फिर से इस चीज़ को बता देता हूँ। सोचिए, देखिए आपके पास अल्फा और बीटा है, 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, चौथी पॉसिबिलिटी ये नेगेटिव ये नेगेटिव। इसके अलावा दुनिया में और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। वो पॉसिबल हो नहीं सकता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ दिया गया पॉजिटिव। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। बची सिर्फ ये दोनों पॉसिबिलिटी। इन दोनों पॉसिबिलिटी में क्या बचेगा, सम क्या दिया गया है, नेगेटिव। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो सम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। अब लास्ट में बचा क्या, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होने चाहिए क्योंकि इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, इनका सम नेगेटिव हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। ऑल्दो ये क्वेश्चन जिस तरीके से दिया गया है ना, तो आप अल्फा और बीटा की डायरेक्टली वैल्यू निकाल नहीं सकते, इसलिए इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं ना कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के खुद ही वेरीफाई करके देख लें, लेकिन जानबूझ के ऐसी डिजिट्स दी गई हैं ताकि आप इसकी इक्वेशन निकाल ही ना पाएँ, इसको सोल्यूशन ना निकाल पाएँ। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसलिए बस आपको डायरेक्टली पूछा गया है ताकि आपके कैलकुलेशन करने में या तो फिर आपको श्रीधराचार्य जो वाला मेथड है वो यूज़ करना पड़ जाए। उसमें भी बड़ा मुश्किल से क्वेश्चन आया क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक आएगा, ठीक है। इसलिए आप डायरेक्टली इस तरीके से करके देखेंगे तो आपके लिए जल्दी आ जाएगा आंसर और ईजी भी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक्चुअली में जो आंसर रहेगा वो हमारे पास क्या होगा, बोथ आर नेगेटिव। तो यहाँ पर 11th में ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन हमारे पास बी होगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 तो देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज।
अब हमसे पूछा गया है कि अल्फा और बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए अगर अल्फा और बीटा इस तरीके से दिए गए हैं। तो अल्फा और बीटा नहीं, एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 दिया गया है। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए होता है ना। तो बस इसमें ये सिर्फ यही अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 जब आपसे पूछा जाए ना सम ऑफ रूट्स, तो वो होता है माइनस का बी बाई ए। यहाँ पर b कितना है, वो 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और ये a कितना है 1, तो ये माइनस का 5/1 कितना हो गया, -5। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो कितना होगा, सो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 5 यहाँ पर आंसर है, तो 12th में ऑप्शन बी होना चाहिए, यही आंसर है। कितना क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 12 तक था ना, इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से लेंदी थे, अदरवाइज आप देखेंगे अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें कहा गया है कि यहाँ पर अगर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इस तरीके से एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है, और पूछा गया है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, एक्चुअली में c बाई ए होता है, ठीक है। अब c बाई ए की वैल्यू कितनी है, वो हो जाएगी माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि c है -9 और a है हमारे पास 2, तो अल्फा इंटू बीटा एक्चुअली में कितना हो गया, माइनस का 9/2। तो बस यही आंसर है। तो एक्चुअली में अगर इसमें पूछा जाए कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर c -9/2। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू कितना दिया गया है, kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, और इसमें एक जीरोज, वन ऑफ द जीरोज मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2 है, और साथ में बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पूछा गया है k की वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा मेथड से सॉल्व करना मस्ट है, मतलब किस मेथड से आपको करना चाहिए और दूसरे मेथड से क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए एक मेथड तो ये है कि आप एक काम करिए, अगर ये इसका जीरो है तो आप सीधा बोल सकते हैं ना कि p इंटू P2, मतलब अगर आप इस जीरो की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे तो ओवरऑल आंसर आपका जीरो होना चाहिए, मतलब P2 की वैल्यू एक्चुअली में जीरो आनी चाहिए। P2 आप निकाल के देखिए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, इस ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4k प्लस 6 प्लस k शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो गया 4k प्लस k कितना हो गया, 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर ये हो गया 5k इज इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ पर ये हो गया k इज इक्वल टू माइनस का 6/5। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया k इज इक्वल टू माइनस 6/5। ये वैल्यू डायरेक्टली आ गई। दूसरा तरीका एक्चुअली में क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है कि भाई आप एक काम करिए कि बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। बीटा से आप डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आप एक चीज़ सोचिए, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये होता है प्लस का c बाई ए, यही होता है। अब आप देखिए c कितना है, k है, a कितना है, k है, तो इसका मतलब ये k बाई के हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो एक्चुअली में आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए कि अल्फा की वैल्यू कितनी थी 2, और साथ में बीटा कितना था, कुछ भी नहीं, हमें पता ही नहीं है। तो एक्चुअली में क्या हम कर सकते हैं, 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। अब आपके पास बीटा की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, और अल्फा आपको पहले से ही पता है कि अल्फा की वैल्यू है 2, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ अगर आपके पास आ चुकी हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप सीधा बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का b बाई ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया माइनस, ये हो गया 3, ये डिवाइडेड बाई k। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 + 1/2। इतना क्लियर है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गया 4 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 3/k, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 3/k, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा k इज इक्वल टू माइनस का 6/5। ये आंसर आ गया। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत लेंदी होता है, इसीलिए आप हमेशा इसी तरीके से करिए, सीधा आप 0 की वैल्यू डालिए और निकाल दीजिए k की वैल्यू। इतना क्लियर है। बस ये बताना इसलिए था क्योंकि कई स्टूडेंट इस मेथड से भी करते हैं, और उनको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा मेथड ईजी है और कौन सा मेथड का शॉर्ट तरीके से आंसर आएगा। और इसमें क्या होता है ना कि कई बार देखिए यहाँ पर आपके पास 1 आ गया था,
इसलिए आपके लिए सॉल्व करना ईजी था। अदरवाइज 1 नहीं आता, कुछ के टर्म्स में आता तो आपके लिए और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ये क्वेश्चन। इसलिए एडवाइस यही किया जाता है कि इस तरीके से आप सॉल्व करिए, जो पहला मेथड था। इतना क्लियर हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं के की वैल्यू कितनी थी, -6/5। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन नंबर 14 में ये हो गया डी ऑप्शन। तो यहाँ पर एक्चुअली में हमारा आंसर आएगा डी। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -4 देन द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए 15 क्वेश्चन के अंदर भी वही चीज़ कही गई है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल पी एक्स इस तरीके से दिया गया है k-1 x² + kx + 1, और यहाँ पर हमारे पास एक अल्फा की वैल्यू है -4, मतलब एक रूट है हमारे पास -4, दूसरा रूट हमें पता नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। एक अल्फा की वैल्यू आपके पास पता है, लेकिन बीटा की वैल्यू आपको पता नहीं है। एक जीरो आपको पता है और पूछा गया है के की वैल्यू बताइए। तो आपको करना है क्या है, सिर्फ और सिर्फ -4 डाल दीजिए इक्वेशन के अंदर। जैसे आप -4 डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k-1, ये हो गया -4² प्लस k × -4 + 1। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हो जाएगा k-1 और ये हो गया 16 और ये -4k + 1 = 0। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16k -16 -4k + 1 = 0। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 16k और -4k कितना हो गया, 12k, -16 और +1 कितना हो गया, -15 = 0। तो ये हो गया 12k = 15। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि k = 15/12। अब इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू 5/4 आ गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन 5/4 आ रहा है ना k, तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन बी होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करते कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास ये माइनस का k/k-1, और साथ में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 1/k-1। अब आप देखिए अगर आपके पास अल्फा -4 भी है तो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये -4 प्लस बीटा = कितना हो गया, -k/k-1। देखिए दोनों केस में प्रॉब्लम क्या है कि कहीं से भी बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। आपका कोई सी भी इक्वेशन देखिए, ये वाली इक्वेशन देखिए या ये वाली इक्वेशन देखिए, दोनों ही इक्वेशन में आपके पास बीटा k के फॉर्म में आएगा। तो इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन से जो भी k के फॉर्म में आएगा इधर इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा उस बीटा की वैल्यू को। तो आपको प्रॉब्लम यहीं पर फेस करनी पड़ेगी, इसलिए इस मेथड से ना करके डायरेक्टली इस मेथड से करिए। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि क्यों ऐसा करना चाहिए। तो अभी तक हमने क्वेश्चन 15 तक इस लेक्चर में कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एमसीक्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसके बाद चैप्टर 3 को स्टार्ट कर देंगे। और जो टेस्ट है वो हम लास्ट में करेंगे, जब हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम रिवीजन के टाइम पे टेस्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे। इतना क्लियर हो गया। सो ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।